हेलो दोस्तों। आपने ये कहावतें तो अवश्य सुनी होंगी कि नाक रगड़ना, नाक ऊंची होना, नाक कटना, नाको चना चबाना। लेकिन आपको ये लगता होगा कि इस प्रकार की जो कहावतें हैं, आज इस जीव विज्ञान के विषय में हम क्यों बोल रहे हैं। लेकिन इसका भी एक मतलब है। और क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा बिंदु है, वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। और श्वसन तंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग यानी कि नासिका से संबंधित है। इसलिए आप सभी इसको बहुत ध्यान से समझिए और खूब तैयारी करिए, जिससे आपकी भी नाक बची रहे। तो आइए हम समझते हैं कि नासिका या नासा मार्ग जो हमारा आज का बिंदु है, वह क्या होता है और किस प्रकार से यह विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है और क्या कार्य होता है इसका श्वसन तंत्र में। तो दोस्तों, नासिका और नासा मार्ग जो हमारा आज का बिंदु है, इसको आइए समझते हैं। तो जो बाहर से नाक आपको दिखती है, वो वास्तव में उसका एक छोटा हिस्सा हमको दिखाई देता है, जो बाह्य स्वरूप के रूप में या नासिका के रूप में हम अक्सर जानते हैं। ठीक है ना। तो जो दो छिद्रों से खुलता हुआ दिखाई देता है, दो छिद्र आपको दिख रहे हैं। ये दो छिद्र बाहर की नासिका के बाह्य छिद्र है केवल। ठीक है। और अंदर कुछ और बातें हैं, चलिए हम जानते हैं कि क्या। तो आपको ये समझना, जो नासिका हमारी होती है, यह एक प्रकार से खोखली संरचना होती है, जो अस्थि, उपास्थि, पेशी और संयोजी ऊतकों की बनी हुई होती है। और ये जो खोखली संरचना होती है, यह एक पट के द्वारा, एक सेप्टम के द्वारा दो भागों में बटी हुई होती है। आप जब भी नाक में उंगली डालते हैं तो देखिए कि उसमें दो अलग अलग छिद्र होते हैं। बीच में एक क्या होता है, पट होता है। और यह पट ही क्या करता है, नासा या नासा छिद्र, नासा जो मार्ग है उसको दो भागों में बांटता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जो नासिका होती है, जो बाहर से आपको दिखाई देती है, यह एक खोखली संरचना होती है, जिसको हम नसल कैविटी के नाम से या नासा गुहा के नाम से जानते हैं। और यह एक सेप्टम के द्वारा, एक पट के द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। इन दोनों भागों में मुख्य रूप से यदि देखें तो कुछ रोएदार संरचनाएं और कुछ तेल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है ना। रोएदार संरचना, आप जब भी नाक में उंगली करते हैं, देखते हैं, तो बाल आपको जरूर दिखाई देते होंगे, यानी समझ में आते होंगे, महसूस होते होंगे। ये बाल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आइए उनको हम आगे जानेंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो दो छिद्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नासा गुहा के दो अलग अलग पार्ट के छिद्र हैं। इसी प्रकार से हम जो नासा मार्ग अपना है, वह अंदर हमारे ग्रसनी में खुलता है दो अंडाकार छिद्रों के द्वारा। ठीक है, जिन्हें अंतः छिद्र कहते हैं। यानी जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं वो बाह्य छिद्र है, और जो अंदर हमारे नासोफेरिक्स में खुलता है, ठीक है ना, यानी फेरिक्स में खुलता है, उसको हम अंतः छिद्र कहते हैं। अब इस बीच के क्षेत्र को समझते हैं थोड़ा सा। तो प्रत्येक जो नासा मार्ग है, चूंकि दो नासा मार्ग है, और इस प्रत्येक नासा मार्ग में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्रकोष्ठ क्षेत्र, ठीक है, दूसरा होता है श्वास क्षेत्र, और तीसरा होता है घ्राण क्षेत्र। चलिए आइए समझते हैं कि ये क्या होता है। और यहाँ पे एक चित्र भी आपको दिख रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चित्र आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको बहुत क्लियरली हर चीज समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में पूरी चीजें आएंगी। तो पहला जो क्षेत्र है प्रकोष्ठ क्षेत्र, जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, ये सबसे पहला क्षेत्र होता है। और इसमें मुख्य रूप से यदि देखें तो रोएदार संरचनाएं, यानी बाल जो होते हैं नाक के अंदर, ठीक है ना, और कुछ क्या होती हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं, जो क्या करती हैं, जो अंतः श्वासित वायु होती है। जैसे हम अंदर की तरफ जो हम वायु ले रहे हैं, तो वो वायु क्या होगी, जैसे यहां से गुजरती है, तो वायु के साथ उपस्थित जो धूल कण होते हैं, वह बाल और तेल ग्रंथियों में चिपक जाते हैं, जिससे अंदर जो वायु प्रवेश करती है वह शुद्ध वायु होती है। यानी कि उसमें धूल कण या कोई भी ऐसे फंगस, कोई भी ऐसे छोटे छोटे जो कण होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है। तो वेस्टिब्यूल जो रीजन होता है, इसको हम प्रकोष्ठ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य काम यही है कि वायु में आए हुए जो धूल कण वगैरह है, या छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है, उनको चिपका करके रोकने का काम करता है। ठीक है ना। दूसरा जो क्षेत्र अपना होता है, जिसको हम कहते हैं श्वास क्षेत्र, यानी रिस्पायरेटरी रीजन, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है ना। तो नासिका यानी वेस्टिब्यूल के ठीक आगे वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें दो, ये कुल मिलाकर के एक प्लेट होती है,
मुख का जो हमारा भाग है, मुख के ऊपरी हिस्से पर क्या होता है, एक प्लेट होती है। उस प्लेट के ऊपर तथा जो नासा मार्ग की छत होती है, ये छत है इसकी, नासा मार्ग की ये छत है, और ये नीचे क्या है, मुख की जो हार्ड प्लेट है और सॉफ्ट प्लेट है, ये प्लेट पाई जा रही है। ठीक है ना। इस दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको हम श्वास क्षेत्र कहते हैं। मतलब श्वास क्षेत्र कहाँ है, वेस्टिब्यूल जो आपका है, प्रकोष्ठ क्षेत्र जो है उसके पीछे। ठीक है। और साथ में जो नासा मार्ग की छत है यानी ऊपरी हिस्सा है, और नीचे की जो एक ठोस प्लेट होती है, प्लेट आपको दिख रही है, इस प्लेट के मध्य का भाग जो होता है वो क्या होता है, श्वास क्षेत्र होता है। ये जो श्वास क्षेत्र होता है यह तीन वक्राकार प्लेटों के द्वारा तीन नलिकाओं में बटा हुआ होता है। वो तीन वक्राकार प्लेटें कौन कौन सी है, सुपीरियर कांका, पहला तो कौन सी है, सुपीरियर यानी उच्च जो सुक्तिका है, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च सुक्तिका। दूसरा कौन सा है, मिडिल कांका यानी कि मध्य सुक्तिका। और तीसरा है इंफीरियर कांका यानी इसको कहते हैं निम्न सुक्तिका। ये कहाँ है, ये देखिए, ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये है हमारी कौन सी, उच्च सुक्तिका यानी सुपीरियर कांका कहलाती है। ठीक है। दूसरी प्लेट वक्राकार कौन सी है, मध्य कांक माने मध्य सुक्तिका यानी मिडिल कांका। और तीसरी वाली जो प्लेट है वो कौन सी है, ये कहलाती है इंफीरियर कांका यानी निम्न सुक्तिका। अब इन तीन सुक्तिकाओं की वजह से जो श्वास क्षेत्र यानी कि रिस्पायरेटरी रीजन होता है वह तीन नलिकाओं में विभेदित हो जाता है। ये तीन नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो जो यहां पर देखिए ये वाली जो नलिका है यह होती है उच्च वायु नलिका। दूसरी वाली आप यहां देखिए तो ये क्या होती है, मध्य नलिका, वायु नलिका। और तीसरी वाली जो होती है निम्न वायु नलिका। तो इस प्रकार से तीन नलिकाएं हो जाती हैं, और इन तीन नलिकाओं की वजह से यहां पर क्या है, श्लेष्मा जो झिल्ली होती है उसका जो है क्षेत्र जो होता है वह बढ़ जाता है। और इसके क्षेत्र बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वायु यहां से प्रवेश करती है, हम अंतः श्वसित वायु जो यहां से प्रवेश कराते हैं परिनाशिका के माध्यम से, वह अंतः श्वसित वायु जब इस क्षेत्र से तीन नलिकाओं से गुजरती है तो ऐसी स्थिति में यह गर्म हो जाती है। और इस गर्म वायु के कारण ही यानी जो शरीर का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के हिसाब से हमारी वायु क्या हो जाती है, यहाँ पर गर्म हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है नाक एक हीटर का काम करती है। भले ही हम ठंडी वायु अंदर लेते हैं नासिका के माध्यम से, परंतु वो इस क्षेत्र में जब पहुंचती है श्वास वाले क्षेत्र में तो वह गर्म हो जाती है, शरीर के टेम्परेचर के बराबर लगभग ये हो जाती है, तब जाकर के अंदर हमारे फेफड़े पहुंचती है। ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये तीन नलिकाओं वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ये आगे चल करके कहां खुलता है, दो अंडाकार छिद्रों के माध्यम से नासोफेरिक्स जो होता है, फेरिक्स यानी गर्दनी वाले एरिया में आकर के खुलता है। ठीक है। दो अंडाकार छिद्रों के माध्यम से, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि दो बाह्य छिद्र होते हैं अंडाकार, जो बाह्य नासा छिद्र कहते हैं, और दो अंदर होते हैं जो नासोफेरिक्स में खुलते हैं, ये अंडाकार छिद्र, जिनको हम अंतः छिद्र कहते हैं। तो जो श्वास क्षेत्र होता है वो बाहर अंदर की तरफ कहां खुलता है, ग्रसनी के नासोफेरिक्स में खुलता है। ठीक है ना। तो अब ये तो बात हो गई दो की। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो तीसरा जो क्षेत्र है घ्राण क्षेत्र। अब घ्राण क्षेत्र यानी ऑल फैक्ट्री रीजन, घ्राण क्षेत्र का संबंध होता है सुगंध से, यानी नासिका के माध्यम से आप सबको पता ही है कि कोई भी ऐसी सुगंध का अनुभव जो होता है हमको नासिका के माध्यम से होता है। तो नासिका में यह सुगंध कैसे हम जान पाते हैं नासिका के माध्यम से, तो एक क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं ऑल फैक्ट्री रीजन यानी घ्राण क्षेत्र, और इस घ्राण क्षेत्र से ही हम क्या करते हैं, सुगंध का अनुभव करते हैं, चाहे वो मीठे का हो, चाहे अच्छी खुशबू का हो, चाहे बदबू का हो, किसी प्रकार का जो सुगंध होता है हम इसके माध्यम से समझ पाते हैं, घ्राण क्षेत्र के माध्यम से। चलिए ये देखते हैं ये कहां पर है, तो जो उच्च सुक्तिका होती है, जो उच्च सुक्तिका है, ये उच्च सुक्तिका है, उच्च सुक्तिका और नासा मार्ग की जो छत होती है, इन दोनों के बीचों बीच अर्थात उच्च सुक्तिका के ऊपर और नासा मार्ग जो है उसकी छत के नीचे का जो क्षेत्र होता है यह कहलाता है घ्राण क्षेत्र। और ये घ्राण क्षेत्र जो होता है एक
मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसको कहते हैं स्निडेरियन मेम्ब्रेन। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। स्निडेरियन जो मेम्ब्रेन होती है, यह पूरे ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी रीजन को कवर करती है, ढकती है। और इसी के अंदर क्या होते हैं, घ्राण अंग होते हैं, यानी सुगंध लेने वाले अंग होते हैं। इन अंगों में घ्राण तंत्रिकाएं होती है। कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं? घ्राण तंत्रिकाएं होती हैं, यानी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। और यही तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क तक ले जाती हैं, घ्राण पिंड तक ले जाती हैं, जहां से हमको किसी भी सुगंध या दुर्गंध का अनुभव होता है। तो कुल मिलाकर के जो भी हवा के साथ सुगंध वाले जो अणु यहां से होते हुए और इस ऑल्फैक्टरी रीजन में पहुंचते हैं, तो यहां पर उपस्थित जो घ्राण अंग होते हैं, उनमें उपस्थित जो घ्राण तंत्रिकाएं होती हैं, उन तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं। और वहां से हम विश्लेषण के द्वारा ये जान पाते हैं कि कोई वस्तु जो होती है वह सुगंधित है कि दुर्गंध युक्त है। तो कुल मिलाकर के जो तीसरा क्षेत्र होता है हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन, यह ऑल्फैक्टरी रीजन ही क्या होता है कि सुगंध और दुर्गंध के ज्ञान का अनुभव कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें यहां पर हो गई। अब एक चीज आपको और यहां हम बताना चाहेंगे कि जो श्वास क्षेत्र होता है, जो श्वास क्षेत्र होता है, इसी श्वास क्षेत्र में ही तो जो तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन है, इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है। जब हमको सर्दी या जुकाम होता है, उस टाइम पे इन्फेक्शन जो होता है, संक्रमण जो होता है, वो ऑल्फैक्टरी रीजन में ही होता है। यानी इसी रीजन पर क्या होता है, संक्रमण होता है, जिसकी वजह से श्लेष्मा का निर्माण होता है, श्लेष्म बनता है। और श्लेष्म बनने की वजह से यह श्लेष्म जो है नासा मार्ग जो है उससे बहता हुआ फेरिक्स में पहुंचता है। और ये फेरिक्स से होता हुआ यह बलगम के रूप में हमारे मुख से बाहर आता है। ठीक है, बलगम या खखार जिसको बोलते हैं, इसी के माध्यम से यह बाहर आता है। कुल मिलाकर के जो अब जब सर्दी या जुकाम हमको होता है, तो इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, ऑल्फैक्टरी रीजन में ही होता है। ऑल्फैक्टरी जो रीजन है उसी में यहाँ इन्फेक्शन होता है, और यहाँ से बना हुआ जो श्लेष्म होता है, यह बहकर हमारे नासाफेरिक्स में पहुंचता है, यानी और यह बलगम के रूप में बाद में बाहर निकाला जाता है। एक चीज इसमें और होता है कि इस मार्ग में जब इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाता है, और इसी वजह से हमको श्वास लेने में परेशानी होने लगती है। तो ये तो कुछ बातें थी नासा मार्ग से संबंधित। एक और महत्वपूर्ण बात है नासा मार्ग से संबंधित, ठीक है ना। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, जब हम कभी दुखित होते हैं, जब कभी हम रोते हैं, तो आपने एक अनुभव किया होगा कि रोते समय या दुखी होते समय जब हमारे आंखों में अश्रु आते हैं, तो उस समय हमारी नाक भी बहने लगती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन यह है क्योंकि नासा मार्ग में अश्रुवाहिनी भी खुलती है। दोनों आंखों से आने वाली जो अश्रुवाहिनी होती है, वह नासा मार्ग में ही आकर खुलती है। इसीलिए आंखों का अतिरिक्त जो अश्रु होता है, वह अश्रुवाहिनी के माध्यम से नासा मार्ग में पहुंचता है। और यही कारण है कि जब भी हम रोते हैं और आंसू चलते हैं, तो वो आंसू हमारे नाक के माध्यम से भी बाहर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार की रोचक जानकारी और रोचक वीडियो आपके पास हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।